आज का हमारा विषय है काव्य प्रयोजन। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने काव्य के प्रयोजनों को सहर्ष स्वीकार किया है। काव्य एक कला है किंतु लोक नहीं है, संपूर्ण संसार काव्य नहीं है, इसलिए कवि का क्रम ही काव्य है। कवि क्रम लोकोत्तर क्रम है। कहते हैं कि कवि इस संसार से परे की बात करता है। इस लोकोत्तर क्रम के वर्णन में निपुण व्यक्ति ही कवि कहलाता है। अगर कवि की परिभाषा की जाए तो वह व्यक्ति जो इस संसार से आगे या इस संसार से परे देखता है, सोचता है और प्रकट करता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने नाट्य या काव्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। उनके अनुसार नाटक सभी के लिए विनोद का साधन है। नाटक मनोरंजन करता है, काव्य भी मनोरंजन करता है। भरत ने काव्य को प्रमुख रूप से आनंद एवं मनोरंजन का साधन माना है। भरत का कहना था कि काव्य मुख्यतः आनंद और मनोरंजन का साधन है। ये बहुत पहले की अवधारणा या सोच रही होगी। इसके अतिरिक्त उपदेश व उपकार भी काव्य के प्रयोजन है। भरत ने आगे ये भी कहा कि काव्य उपदेश भी देता है और काव्य उपकार भी करता है, भला भी करता है। भामय के शब्दों में उत्तम काव्य रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ कलाओं में निपुणता, प्रीति और कीर्ति को उत्पन्न करती है। भामय कहते हैं, तो विस्तार देते हैं थोड़ा सा, कि काव्य का प्रयोजन जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है, कलाओं में निपुणता प्रदान करने वाला, और काव्य प्रीति और कीर्ति को उत्पन्न करता है। मम्मट ने अपनी समन्वयवादी दृष्टि से समस्त काव्य प्रयोजनों को संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया है। मम्मट की परिभाषा काव्य प्रयोजनों में सबसे सटीक और सार्थक परिभाषा मानी जाती है। अर्थात किसी भी कवि का कविता लिखने के पीछे क्या दृष्टिकोण या क्या प्रयोजन है, क्यों लिखता है, वो क्या उद्देश्य है उसका। मम्मट इस बात को बड़ी सरलता से और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए कहते हैं, काव्य यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्य पर निर्वर्तये कांता समित यो पदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थार्जन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल के निवारण के लिए, सद्य परमानंद की प्राप्ति के लिए तथा प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने के लिए लिखा जाता है। मम्मट ने काव्य प्रयोजन 6 प्रकार के बता दिए। इस प्रकार से 6 बताए हैं और इन 6 प्रयोजनों को मम्मट ने 2 रूपों में बांट दिया। इनका 2 रूपों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक कवि संबंधी, दूसरा पाठक संबंधी। यानी 3 प्रयोजन तो ऐसे हैं जिनसे कवि या रचनाकार को फायदा होता है, और 3 प्रयोजन ऐसे हैं जिनसे कवि या रचनाकार की बजाय पाठक या श्रोता जो है उसको फायदा होता है। वो 3 प्रयोजन उसके लिए हैं। यश से, अलंकृते और विश्वेत रक्षते कविनिष्ठ हैं। इनसे कवि का प्रयोजन पूरा होता है तथा शेष 3 जो हैं वो पाठक के लिए हैं। अब इन 6 काव्य प्रयोजनों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। यश से मम्मट कहते हैं, यश काव्य का प्रधान प्रेरक है। मानव सदैव यश के लिए प्रयत्नशील रहता है। हर व्यक्ति को संसार में यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, कीर्ति चाहिए, और कवि भी एक मानव है। उसके काव्य के सृजन के पीछे, वह काव्य निर्माण जो करता है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण या बलवती जो इच्छा होती है वो होती है यश प्राप्ति की। वह चाहता है कि उसका संसार में नाम हो। कालिदास ने जितनी भी रचनाएं लिखी सारी की सारी यश प्राप्ति के लिए लिखी थी। तो काव्य जो है यश प्राप्ति का एक सहज और सरल उपाय है, बड़ा सस्ता उपाय है। कविता लिखने से या साहित्य लिखने से यश की प्राप्ति होती है। यशस्वी कवि और साहित्यकार शाश्वत काल तक जीवित रहते हैं, और कहा भी गया है, कीर्ति यश से स जीवित। जिसका यश है वह हमेशा जीवित रहता है, और कवि या रचनाकार या साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए पहला जो प्रयोजन है वो है यश की प्राप्ति। अर्थकृते, दूसरा प्रयोजन मम्मट कहते हैं, अर्थ की प्राप्ति के लिए भी काव्य रचना की जाती है, यानी धन की प्राप्ति के लिए। और इस प्रकार के उदाहरण बहुत सारे हमें प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। संस्कृत साहित्य की अगर बात की जाए, श्री हर्ष के द्वारा कवि के रूप में प्रचुर धन प्राप्त करने का वृतांत मिलता है कि हर्ष को जो है बहुत सारा धन मिला था काव्य के बदले में। इसी प्रकार से माघ को भी राजा भोजराज से बहुत धन प्राप्त हुआ था। एक कवि हुए भारतीय संस्कृत के, उनको कहते हैं 1 श्लोक पर 1 लाख मुद्रा की प्राप्ति होती थी।
ऐसे वृत्तांत रीतिकाल में भी है। रीतिकाल के कवियों ने भी ये परंपरा दिखाई देती है और इसका स्पष्ट उदाहरण और सीधा साधा उदाहरण है बिहारी। बिहारी को अपने एक दोहे पे राजा जय सिंह की ओर से एक असरफी मिला करती थी। वर्तमान में भी कवि एवं साहित्यकारों ने काव्य सृजन को वैभव को प्राप्त करने का साधन बना लिया है। कविता लिखने से, कहानियाँ लिखने से, उपन्यास लिखने से धन की प्राप्ति भी होती है, रॉयल्टी मिलती है। वर्तमान काल में भी ये एक बहुत बड़ा सफल साधन है। अतः सिद्ध होता है कि धन की प्राप्ति के लिए भी काव्य रचना की जाती है। एक काव्य प्रयोजन या काव्य लिखने के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रयोजन या उद्देश्य रचनाकार का ये होता है कि वह उससे धन की प्राप्ति करे। तीसरा काव्य प्रयोजन है श्वेत रक्षते। अमंगल के निवारण के लिए भी काव्य की साधना की जाती है। अमंगल के निवारण के लिए, जब कोई कुछ बुरा होता है जीवन में तो उस कष्ट को या उस असाध्य पीड़ा या रोग को दूर करने के लिए भी काव्य रचना की जाती है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए यश सापग्रस्त मयूर भट्ट ने सूर्य स्तुति के द्वारा अपने शरीर में व्याप्त कुष्ठ रोग का निवारण किया था। कहते हैं कि मयूर भट्ट जो कवि थे उनको कोई श्राप था और कुष्ठ रोग उनके शरीर में हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की स्तुति लिखी थी और कुष्ठ रोग झड़ गया। इसी प्रकार से बाण भट्ट ने पार्वती की स्तुति कर शारीरिक पीड़ा से मुक्ति प्राप्त की थी। तुलसीदास जी ने हनुमान अष्टक लिखकर कुष्ठ रोग से तथा हनुमान बाहुक लिखकर अपनी बाह के फोड़े से निजात प्राप्त की थी। ऐसा वृत्तांत मिलता है कि हनुमान जी की बाह में एक फोड़ा हो गया था और उनको सपने में हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे जीवन पर या मुझ पर एक रचना लिखो, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। और उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा जिससे उनका फोड़ा ठीक हो गया। चौथा काव्य प्रयोजन है व्यवहार विधेय। लौकिक व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य का निर्माण होता है। ये प्रयोजन पाठक या श्रोता के लिए होता है, अर्थात कवि लौकिक व्यवहार ज्ञान देने के लिए काव्य का निर्माण करता है, कविता लिखता है, साहित्य रचना करता है। क्यों? क्योंकि काव्य के अध्ययन मात्र से ही व्यवहार ज्ञान हो जाता है। आप बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं विद्यालय, महाविद्यालय और अच्छी सी पाठशालाओं में नहीं ले सकते। वह किसी रचना को पढ़ने से या सुनने से आपको ऐसा ज्ञान मिल जाता है। यद्यपि व्यवहार ज्ञान वेदांग व शास्त्र के ज्ञान से संभव है, वेद शास्त्र पढ़ोगे तो होगा, पर काव्य एक ऐसा सरल और मनोरंजक साधन है जिसके द्वारा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहा भी गया है, जब घर के कोने में मधु प्राप्त है तो बाहर क्यों जाया जाए। अर्थात जब काव्य जैसा सरल और मनोरंजक साधन आपके पास उपलब्ध है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सद्य पर निर्वर्त, ये अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्य पर निर्वर्त अलौकिक आनंद की प्राप्ति भी काव्य का मूल उद्देश्य और प्रेरक तत्व हो सकता। यानी कोई कवि अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए भी कविता लिखता है। कुंतक ने भी अंतः चमत्कार को प्रधान प्रयोजन घोषित किया है। आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, उन्होंने कहा है कि अंतः चमत्कार, आदमी के हृदय में कोई चमत्कार होता है और उसके अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और वो कविता लिखता है। इसके बिना काव्य की शोभा नष्ट हो जाएगी। जब खुद को कवि को आनंद नहीं आएगा तो काव्य तो रहेगा नहीं। अब हम वाल्मीकि का उदाहरण ले सकते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो की वह अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए की थी। काव्य में अगर अंतः चमत्कार नहीं होगा, मनोरंजन नहीं होगा, आनंद उत्पन्न नहीं होगा तो काव्य और इतिहास में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। काव्य आनंद को उत्पन्न करता है। ये आनंद काव्य के समस्त प्रयोजनों में शिरोमणि है और आनंद प्राप्ति के लिए जो काव्य लिखा जाता है वह सर्वोत्कृष्ट काव्य पाठक के लिए भी, स्वयं रचनाकार के लिए भी और श्रोता के लिए भी होता है। काव्य पढ़ने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और लोग आनंद प्राप्त करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस बहुत वर्षों से लोगों को, पाठकों को और दर्शकों को आनंद दे रहा है। और अंतिम जो काव्य प्रयोजन है वो बताया गया है कांता समित उपदेश। काव्य के द्वारा हृदय को ये उपदेश दिया जा सकता है कि उन्हें राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। प्रेयसी के समान मधुर उपदेश काव्य के द्वारा दिया जा सकता है। काव्य एक लोकोत्तर वस्तु है। जिस प्रकार नारी कठिन से कठिन कार्य अपने प्रियतम से मोहक वाणी में कहकर करने के लिए बाध्य कर देती है, उसी प्रकार कवि अपनी मोहक वाणी में और अपनी बड़ी मनोरंजक और व्यंग्यात्मक वाणी में बड़ी से बड़ी बात और धारदार बात कह देता है। उसी प्रकार काव्य भी शक्कर के आवरण में लिपटी हुई कुनेन की गोली है, जो ऊपर से मीठी लगती है लेकिन अंदर उसके बहुत बड़ा ज्ञान और उपदेश होता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्री भी कहते हैं काव्य से कटु आस्वाद भी मधुर बन जाता है। यानी कविता के माध्यम से अगर कोई कठोर या कड़वी बात कह दी जाए
तो पाठक अथवा श्रोता उसको अन्यथा नहीं लेगा और उससे कुछ न कुछ ग्रहण करेगा। जिस प्रकार किसी प्रेयसी अथवा पत्नी की बात किसी पति या प्रेमी को कड़वी नहीं लग सकती और वह उनको स्वीकार करता है, उसी प्रकार से कवि के द्वारा कही हुई बात भी पाठक और श्रोता स्वीकार करता है, क्योंकि कवि आदेशात्मक नहीं होता। प्रिया के समान सरसता उत्पन्न कर पाठक व श्रोता को अपने उद्देश्य की ओर अभिमुख कर उपदेश देता है। कवि का ये दायित्व होता है या कवि ऐसा करता है कि वो किसी प्रिया के समान सरसता उत्पन्न करता है और फिर पाठक को कड़वी बात या व्यंग्यात्मक बात भी उपदेश के भांति कहता है और वो उसको ग्रहण करता है। इन सब इस प्रकार से काव्य प्रयोजन 6 माने गए हैं, लेकिन इन 6 काव्य प्रयोजनों में मम्मट ने यश को प्रथम स्थान दिया है। मम्मट ने कहा है कि सबसे बड़ा जो काव्य प्रयोजन है वो यश ही है, और कवि जो है यश प्राप्ति के लिए काव्य की रचना करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को यश की आकांक्षा होती है, वह यशस्वी बनना चाहता है, और इसलिए सबसे सरल साधन कविता या साहित्य रचना है। इस प्रकार काव्य प्रयोजन 6 माने गए हैं। धन्यवाद।